अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 6-7 मौजूआत के ऊपर बात करेंगे, उसमें कुछ आपके साथ खबरें शेयर करूंगा। पहले नंबर पे बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं रिजर्व जो मखसूस नशिस्तों का केस है उस पे। पहले इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करेंगे। मैंने उस टाइम ही अपने वीलॉग में बताया था कि इलेक्शन कमीशन इसके जो एंड स्टेज पे जाके रिव्यू फाइल करेगी, वही हुआ है। इस पे बात करेंगे तफसील से। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि कल से ये भी खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। अब तौहीन अदालत लगेगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर और उसके साथ साथ हुकूमत के ऊपर। क्या तौहीन अदालत लग सकती है या नहीं लग सकती? अगर नहीं लग सकती तो उसकी ग्राउंड्स क्या हैं कि क्यों नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लिया है, उसका आउटकम क्या होगा उस पर भी तफसील से बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे हसीना वाजिद के जो शौहर हैं वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुलाजिम निकले। उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे कि वो कब पाकिस्तान के मुलाजिम थे न्यूक्लियर पावर प्लांट के। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे, इमरान खान ने बाकायदा तौर पे फ्रिज के लिए, जेल में उनको फ्रिज मुहैया किया जाए उसके लिए पिटीशन दायर कर दी है और अदालत ने क्या अहकाम जारी किए हैं इस पे भी तफसील से बात करेंगे। जबकि छठे नंबर पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि 15 अरब रुपए की बिजली सालाना इस्तेमाल करते हैं मुफ्त में। इस पे भी तफसील से बात करेंगे कि वो कौन कौन से मुलाजमीन हैं। और छठे नंबर पे हम बात करेंगे कि भुट्टो को जो फांसी जिन जजेस ने दी थी उनकी तमाम तर मराहत और उसके साथ साथ पेंशन बंद करने के हवाले से मुतालबा किया गया है। इस पे भी तफसील से बात करेंगे कि वो कौन कौन से जजेस हैं जिनकी मराहत बंद करने के हवाले से कहा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल करने का फैसला किया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज बाकायदा इसकी रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाएगी। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ डेढ़ हफ्ता पहले इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा 2 दिन इजलास मुनक्किद करने के बाद ये ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने पीटीआई के जो अरकान थे 41 अरकान, उनको कहा था कि आप अपने ये जितने भी हलफनामे हैं वो जमा कराएं। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब मैंने उन्हीं दिनों में ये प्रोग्राम किया था और आपके साथ ये शेयर भी किया था ये खबर कि एट द एंड ऑफ द डे यही होगा कि इलेक्शन कमीशन भी इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर करेगी। अब वही हुआ और इलेक्शन कमीशन ने इसका जो है वो रिव्यू पिटीशन फाइल करने का फैसला किया है। सवाल ये भी उठता है कि पहले इलेक्शन कमीशन ने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया और पहले क्यों ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगी, और अब क्यों ये कहा जा रहा है कि वो रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं या फाइल कर दी है। इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज थी उसमें भी उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया था कि वो उनकी जो लीगल टीम है वो इस हवाले से बाकायदा तौर पे पूरे फैसले के ऊपर ये गौर कर रही है और कोई कानूनी नुकात हुए तो वो अदालत से रब्ता करेंगे और उसके बाद ही कोई ये जो फाइनल इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम उन्होंने इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद का जो प्रोसेस था वो शुरू कर दिया था और तमाम पीटीआई के अरकान से कहा था कि वो अपने जो एक हलफनामे हैं वो जमा कराए जाएं कि उन्होंने वो पीटीआई को ज्वाइन किया है। अब कल से ये मुख्तलिफ जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं और ये अपने तज्जिए और तबसरे दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन थी 6 अगस्त की वो ख़त्म हो गई है फैसले के ऊपर अमल दरामद कराने के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ। कभी कभार ये मैं सोचता हूँ कि ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी भी बड़ी अजीब एक मंतक और लॉजिक होती है और बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। ये जो तौहीन अदालत है वो कोई ऐसे खामखा अदालत किसी के ऊपर नहीं लगाती, ख़ास तौर पे अगर कोई उसके पास इस तरह की रीजनिंग ना हो। अब ये जो मौजूदा फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद ना करने की 3 ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि तौहीन अदालत नहीं लग सकती, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर और ना ही जो हुकूमत है उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से। पहली रीज़न जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपना जो एक कानूनी तौर पे
अपना रास्ता जो है वो महफूज कर लिया। वो ये था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन चैम्बर अप्रोच कर लिया कि ये जो 41 अरकान थे उन्होंने पहले किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का हलफनामा जमा कराया हुआ था, अब दूसरी पार्टी को जो है हलफनामा जमा कराया। तो इस हवाले से हमें वो गाइड किया जाए कि इसका क्या करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इसका क्लियर कट जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के पास एक सॉलिड ग्राउंड है कि वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को हमने राब्ता किया है, हमने ये इस हवाले से रहनुमाई चाहिए थी, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिली, इसलिए हम इसके ऊपर अभी फ़िलहाल अमल दरामद नहीं कर सके। तो इस बुनियाद के ऊपर तौहीन अदालत इसके ऊपर नहीं लग सकती। जो दूसरी ग्राउंड है और बड़ी सॉलिड ग्राउंड है वो जो 2 जजेस का एक अक़लियती फैसला है या डिसेंटिंग नोट है, उसमें जो 16 सवालात उठाए गए हैं इस फैसले के हवाले से, और उसमें ख़ास तौर पे यही जो आर्टिकल 51 के हवाले से हो या आर्टिकल 106 के हवाले से जो सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से, उस पे भी जजेस ने अपने जो है वो रिमार्क्स दिए हैं या अपने जो इस फैसले में डिसेंटिंग नोट में जो बताया है कि ये आइन की रूह के मुताबिक नहीं है जो फैसला था अक्सरियती फैसला, तो उसको बुनियाद बना के भी जो है ये तौहीन अदालत नहीं लग सकती। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस मान लिया कि जो एक अक्सरियती फैसला होता है अमल दरामद उसी के ऊपर होता है, लेकिन वो भी 8 जो 2 जजेस हैं या अक़लियती फैसला है उन्होंने भी वही आइन पढ़ा है, तो उनकी तशरीह एक डिफरेंट है। तो वही तशरीह को बुनियाद बना के ये इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस तौहीन अदालत का जो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट करती है तो वो उसके खिलाफ वो कर सकती है, अपनी डिफेंड कर सकती है। और तीसरे नंबर पे जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो तौहीन अदालत इनके खिलाफ नहीं लग सकता वो ये है कि अब जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास किया गया है, क्योंकि जो पहला अगर सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का है या 66 है, उसमें कोई अबहाम था या कोई एम्बिग्विटी थी, तो उसको दूर करने के लिए ये एक बिल आ गया है या एक जो कानून आ गया है, तो उसको भी बुनियाद बना के ये कहा जा सकता है, गो के ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद 6 को उसकी जो मुद्दत है वो पूरी होनी थी और जो बिल है वो 7 को पास हुआ है, तो ये पार्लियामेंट के पास एक वो होती है तौजीह है कि वो ये जो बिल है उसकी कायमा कमेटी या ये जो एक प्रोसेस था वो इनिशिएट हो चुका था। बहरहाल तो ये इन बुनियादों के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने के हवाले से कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई मैं नहीं समझता कि ये कर सकती है, और अगर शुरू की भी तो ये बड़ा एक लंबा फिर एक लीगल प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर वही बात है कि जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे और फिर जो दलाइल और जो इंटरप्रिटेशन होगी आइन और कानून की, खासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में है, तो बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट कोई तौहीन अदालत का जो है वो कोई इस तरह की कार्रवाई शुरू करेगी। बहरहाल इस हवाले से भी कोई अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं, PTI ने चैलेंज करने का फैसला कर लिया है जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है जो कल पास हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर गौहर ने इसके हवाले से वो पिटीशन फाइल कर दी है, और ये कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी क्योंकि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। मैं इस पे पूरा कल तफसील से बात कर चुका हूँ कि ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, वो किसी भी तरह की लेजिस्लेशन कर सकती है, और सिर्फ पार्लियामेंट को एक कदगन है या सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। वो शेड्यूल 4 में, आइन का जो शेड्यूल 4 है उसका आइटम 55 है कि पार्लियामेंट किसी आम बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है उसको कम नहीं कर सकती। उसके अलावा पार्लियामेंट ये मजाज है वो किसी भी तरह की आइन साजी या कानून साजी कर सकती है, तो इस पे कोई कदगन नहीं है। लिहाजा ये कोई ना ही गैर आइनी और ना गैर कानूनी है, और इससे पहले भी इस तरह की जो है वो कानून साजियाँ की गई हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई इस तरह की बात है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। बहरहाल ये इस पर भी जो अपडेट हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको फांसी देने वाले जो जजेस थे उनके खिलाफ एक पिटीशन दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इन तमाम जजेस की जो पेंशन्स और मराहत हैं वो उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने रेफरेंस में ये बाकायदा तौर पे जो भुट्टो की फांसी थी उसको गैर कानूनी और
वो करार दिया था और ये एक इंसाफ का कत्ल करार दिया था, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन तमाम जजेस की जो मराहत हैं वो बंद की जाएं। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन कौन से जजेस हैं जिनकी पेंशन्स और मराहत बंद करने के हवाले से मुतालबा किया गया है। उसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा पस मंज़र और बैकग्राउंड बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा आया था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट की जो तादाद होती थी जजेस की वो 9 थी, जिसमें 4 जजेस पंजाब से थे और 5 जजेस जो है वो बाकी 3 सूबों जो छोटे सूबे थे, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो कि उस टाइम NWFP कहलाया जाता था, उनके जजेस थे। उसमें जो 5 जजेस जो छोटे सूबों के थे वो भुट्टो की जो वो फांसी के हवाले से वो समझते थे कि ये उनकी फांसी नहीं बनती, जो मेरिट ऑफ द केस को देख के, इसलिए वो फांसी देने के खिलाफ थे। वो जो 5 जजेस छोटे सूबों से थे उसमें से बलोचिस्तान से जस्टिस दुराब पटेल थे, NWFP से थे जस्टिस गुलाम सफदर शाह, सिंध से थे जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस वजीउद्दीन के वालिद जो हैं जस्टिस वहीदुद्दीन और जस्टिस कैसरुद्दीन। ये 5 जजेस थे जो कि फांसी देने के खिलाफ थे, जबकि जो पंजाब से 4 जजेस थे वो भुट्टो साहब को फांसी देने के हक में थे। उन जो 4 जजेस जो पंजाब से थे उसमें जस्टिस नसीम हसन शाह, ये जस्टिस जो आसिफ सईद खोसा हैं उनके ससुर, जस्टिस करम इलाई चौहान, ये जो ज़हूर इलाई थे, चौधरी ज़हूर इलाई परवेज़ इलाई के जो हैं वो आबादाद वाले, उनके समधी थे। तीसरे नंबर पे जस्टिस अनवारुल हक और चौथे नंबर पे जस्टिस मोहम्मद अकरम थे पंजाब से। ये जस्टिस मोहम्मद अकरम ये गालबन मलिक कयूम और जो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा थे उनके वालिद थे जो जस्टिस मोहम्मद अकरम। ये 4 जो पंजाब से जजेस थे ये फांसी देने के हक में थे। बहरहाल जब ये जजेस उसमें फंसे हुए थे कि अगर ये फैसला अनाउंस करते हैं तो 5-4 से भुट्टो की फांसी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। फिर इन्होंने ये किया कि जो बेंच का तवाज़ुन है उसको ख़राब हो या उसका वो बिल्कुल बराबर आ जाए, तो उसका इंतज़ार किया गया फैसले का। उसी दौरान जो जस्टिस वजीउद्दीन अहमद के वालिद थे जस्टिस वहीदुद्दीन, उनका इंतकाल हो गया और एक और जज जो है वो जस्टिस कैसरुद्दीन बीमार हो गए। जस्टिस कैसरुद्दीन जब बीमार हुए तो उनको CMH रावलपिंडी ले जाया गया और फिर उनको एडमिट किया गया। उसी दौरान जो है जब ये बेंच का तवाज़ुन पंजाब के जजेस के हक में आ गया और 4-3 से हो गया, तो फिर इन्होंने भुट्टो को फांसी का फैसला दे दिया। जो पंजाब के जजेस थे उन्होंने हक में दिया और जो बाकी छोटे सूबों के जजेस थे उन्होंने खिलाफ दिया। तो अब ये पिटीशन फाइल की गई है कि इनकी जो पंजाब के 4 जजेस थे जिन्होंने फांसी देने के हक में फैसला दिया था, उनकी जो पेंशन्स और मराहत को बंद किया जाए। बहरहाल इस पे अब सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है या नहीं करती, ये तो आगे कोई अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं इमरान खान ने, आपको याद होगा कोई पिछले 1 हफ्ता पहले मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया था कि उनका जो जेल में खाना ख़राब हो जाता है क्योंकि फ्रिज नहीं है, तो इसलिए उनको फ्रिज मुहैया किया जाए। उस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान का खूब मजाक उड़ाया गया कि ये फ्रिज जो है वो पहले सर्दियों में इनको गीज़र की ज़रूरत थी, अब गर्मियों में इनको फ्रिज की ज़रूरत है कि खाना ठंडा मिले। तो उस पर काफ़ी ये समझा जा रहा था कि ये शायद कोई मजाक के तौर पर उन्होंने बात की है, लेकिन अब इस हवाले से जो PTI के जो वकला हैं, बैरिस्टर जो अजहर सिद्दीक हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पे पिटीशन दायर कर दी है कि इमरान खान को जेल में फ्रिज दिया जाए ताकि उनका खाना जो है वो ख़राब ना हो सके। तो इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने मामले को टेकअप तो किया, लेकिन उन्होंने कहा वो इस तरह बग़ैर किसी उसके सुने हुए और कि इमरान खान को क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं ये अहकाम जारी नहीं कर सकते कि इमरान खान को फ्रिज दिया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनसे 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांग ली है कि इमरान खान को जेल में क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं। इससे पहले भी एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपना जवाब जमा कराया था जिसमें इमरान खान को दी जाने वाली तमाम तर सहूलियात का बताया था। अब ये 2 हफ्ते गालबन ये अगस्त के एंड पे जब ये होगा तो उसके बाद वैसे ही मौसम अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है, तो उसके बाद तो इमरान खान को वैसे ही ज़रूरत नहीं होगी फ्रिज की। बहरहाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब 2 हफ्तों के बाद रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इमरान खान को फ्रिज दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तब तक इमरान खान को इंतज़ार करना होगा, वो जो बासी खाना है वो उस हवाले से जो शिकायत करते रहे उस पर ही गुजारा करना होगा। अब बात कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की
वो कौन कौन से मुलाजमीन हैं जिनको मुफ्त बिजली दी जा रही है। कायमा कमेटी कल कौमी असम्बली का उसका इजलास हुआ, उसमें ये वजारत जो बिजली है उनके हुकाम ने ये एक ब्रीफिंग दी है और बताया है कि जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो डिस्कोज होती हैं या जो वापडा है, इनके तमाम मुलाजमीन, ये कोई तकरीबन 1,90,000 के करीब है मुलाजमीन, इनको फ्री बिजली दी जाती है। फ्री से मतलब कि कुछ अलाउंस या उस मद में दिया जाता है। तो जो टोटल इनको फ्री बिजली जाती है इन मुलाजमीन को, वो कोई 15 अरब रुपए की बिजली है, वो इन तमाम वापडा और जो डिस्कोस हैं उन के मुलाजमीन को दी जाती है। तो ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की आवाम के लिए। एक तरफ लोग जो है वो बिलों को रो रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुलाजमीन हैं उनको 15 अरब रुपए की फ्री बिजली दी जाती है। तो हुकूमत को इस हवाले से भी कोई पॉलिसी वाज़े करनी होगी और मुरतब करनी होगी कि ये तो जो फ्री की बिजली है, फ्री के बिजली यूनिट्स हैं या बाकी जो इस तरह की जितने भी इनको वो मराहत दी जाती हैं वो आप कन्वर्ट कर दें, बेशक पैसे दे दें, लेकिन ये फ्री यूनिट्स और फ्री बिजली इसकी पॉलिसी को हुकूमत को रिव्यू करना चाहिए ताकि अवाम एटलीस्ट ये तो सोच सके कि उन जो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक किया जाता है। ये नहीं कि किसी को फ्री बिजली मिल रही है और किसी को क्या क्या मराहत मिल रही है और दूसरी तरफ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं बिजली के बिल की पैसे ना होने की वजह से। तो हुकूमत को इस हवाले से ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। अब आखिरी पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि हसीना वाजिद के हवाले से बड़ा ये चल रहा है, उनके फैमिली के हवाले से लोग जानना चाहते हैं वो कौन थे, क्या थे। इस हवाले से एक जो हसीना वाजिद के जो शौहर थे अब्दुल वाजिद मियाँ, जो हसीना वाजिद के शौहर थे, ये पाकिस्तान का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन थे उनके मुलाजिम थे और जो कराची का न्यूक्लियर पावर प्लांट था 1960s में, ये उसके चीफ इंजीनियर थे अब्दुल वाजिद मियाँ। और ये 1963 में इन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी ज्वाइन किया था और 67 में ये फिर आला तालीम के लिए यूके चले गए थे और वहाँ पे ही डिग्री कर रहे थे जब ये 1971 का जो हुआ सानिया हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हो गया। तो ये फिर बांग्लादेश चले गए और ये इनका पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर के हवाले से बड़े एक जाने माने साइंसदान थे, न्यूक्लियर साइंसदान थे। तो इनका जो है, कल मैंने आपको बताया था कि एक ब्यूरोक्रेट जो कि अब नई काबीना का हवाले से जिनका नाम लिया जा रहा था, वो भी उनका वो 1971 के लास्ट बैच के थे जो सिविल सर्विस के। तो ऐसे कई जो है ये कनेक्शन है पाकिस्तान के हवाले से जो कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट में मौजूदा जो बनने जा रही है या जो माजी में थे उनमें उनके नाम आ रहे हैं सामने। बहरहाल उस टाइम भी जब ये बांग्लादेश अलहदा हुआ था और जो वोटिंग थे वो 60% मुजीबुर रहमान के और 40% तो फिर भी वो जो प्रो पाकिस्तान और लोग थे जो कि वहीं पे रह गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई सारे जो बंगाली हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसमें बड़ी एक अच्छी खासी तादाद है जो कि पाकिस्तान की हामी भी है। बहरहाल इस हवाले से और मज़ीद कोई अपडेट्स हुई तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।